नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में दोस्तों। और आज क्या समझना है दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग का, उससे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सिलेबस आधारित टॉपिक्स या प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बीच से छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। और दोस्तों क्या पता कौन प्रश्न पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि ये जितने वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों चैनल पे सब सिलेबस आधारित वीडियो होते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग झट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने पेपर आने वाले हैं और हो चुके हैं सबका वीडियो बनाकर इस पर डाला हुआ है दोस्तों, और आने वाले पेपर का वीडियो भी डाला जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो जितने आज पेपर होने वाले हैं उसका आंसर की पेपर सॉल्यूशन सबसे पहले इस चैनल पर सटीकता से लाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग अपना पता करना चाहते हैं स्कोर कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो आप लोग इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने मुख्य टॉपिक पर। दोस्तों समझेंगे कि आज की वीडियो में हम लोगों को क्या सीखना है। तो दोस्तों वीडियो अब शुरू हो चुका है, आप भी शुरू हो जाओ। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जीपीएस। जितने छात्र लगभग पढ़े होंगे, लगभग सभी छात्र तो पढ़े ही होंगे, लेकिन जीपीएस जो है ये इस बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो विश्वव्यापी नियामक निर्धारण प्रणाली, इसको हिंदी में बोला जाता है जीपीएस को, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो साधारण तौर पर गाड़ियों में यूज किया जाता है हमारे यहाँ। और दोस्तों इसका इतिहास देखिए। सर्वप्रथम 1973 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रक्षा विभाग के अपने प्रतिरक्षा विश्व स्तर पर स्थापित अपने सैनिकों की स्थानिक स्थिति जानकारी हेतु उपग्रहों का आधारित नेविगेशन प्रणाली द्वारा सभी मौसम यानी 24 घंटे सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए 9 स्टार जीपीएस यानी अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात आ गया दोस्तों, यहाँ पे 9 स्टार लिखा हुआ। 9 स्टार का मतलब होता है नेविगेशन सैटेलाइट विद टाइम एंड रैंकिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी 9 स्टार को विकसित किया दोस्तों। अब यहाँ समझिए, अमेरिका ने सर्वप्रथम सन 1973 ईस्वी में जीपीएस को विकसित किया था। क्यों किया था दोस्तों? वो अपने सेनाओं की सुरक्षा के लिए और 24 घंटे सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और एकत्रित करने के लिए अमेरिका ने जीपीएस को बनाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 9 स्टार है, 9 स्टार का फुल फॉर्म अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, नेविगेशन सैटेलाइट विद टाइम एंड रैंकिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये 9 स्टार आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों आगे समझेंगे, सामान्य नागरिकों को जीपीएस द्वारा सूचना प्राप्ति एवं उपयोग की सुविधा सन 1980 ईस्वी के पूर्वार्ध में प्रदान किया गया। इसके पूर्व सूचना प्राप्ति का अधिकार पूर्णतः यूएसए का अधीन था। दोस्तों जीपीएस को तो 1973 ईस्वी में बना दिया अमेरिका ने, लेकिन उसको सिर्फ खुद के यूज के लिए रखा। लेकिन जो 1980 के पूर्वार्ध यानी 1980 के बाद वो आम नागरिकों को दोस्तों इसका यूज करने का अनुमति दिया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखिए, 1980 के बाद जीपीएस तकनीक का उपयोग, यानी दोस्तों 1980 के बाद जीपीएस तकनीक का उपयोग मैपिंग, भूगणित, यानी जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है जियोलॉजी बोला जाता है, और दोस्तों भू अभिलेख, मानचित्र, अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अध्ययन, नियोजन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि कार्यों के लिए प्रारंभ किया गया दोस्तों। 1980 के बाद जीपीएस तकनीक का उपयोग मैपिंग के लिए, भू अभिलेख, मानचित्रण के लिए, अभियांत्रिकी के लिए, पर्यावरणीय अध्ययन इत्यादि के लिए किया गया दोस्तों। और आगे देखिए, और आगे है दोस्तों STCR। STCR क्या होता है दोस्तों? आप लोग यहाँ देखिए, STCR का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सोयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, सोयल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स इसका मतलब होता है। और दोस्तों आगे देखिए, 1814 में हीलियोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों हीलियोग्राफ नामक यंत्र जो है इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1814 में हुआ। और आगे देखिए दोस्तों, सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ दोस्तों। सुदूर संवेदन मतलब क्या होता है दोस्तों? रिमोट सेंसिंग को सुदूर संवेदन कहा जाता है। तो दोस्तों सुदूर संवेदन जो है यह व्यापक स्तर पर कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उसके बाद से इसका लगातार बढ़ता चला गया क्षेत्र और प्रयोग। और दोस्तों आगे देखेंगे, सर्वप्रथम आंखिक हवाई कैमरा द्वारा छाया चित्रण की कार्य का प्रारंभ हुआ दोस्तों। आंखिक हवाई कैमरा क्या होता है दोस्तों? आंखिक डिजिटल का हिंदी है, इसलिए आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो। सर्वप्रथम डिजिटल हवाई कैमरा द्वारा छाया चित्रण की कार्य का प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो ये सन 2000 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये सन 2000 ईस्वी में डिजिटल कैमरा द्वारा हवाई चित्रण किया गया था।
और दोस्तों आगे है 1920 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त छायाचित्रों का उपयोग भूगर्भिक विश्लेषण द्वारा किया गया। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त छायाचित्रों का उपयोग भूगर्भिक विश्लेषण द्वारा कब किया गया? तो 1920 में किया गया। और दोस्तों आगे समझिए 1915 ईस्वी में जर्मनी द्वारा चित्रण काल हेतु ऋणात्मक फिल्म युक्त स्वचालित कैमरा का उपयोग किया। ऋणात्मक फिल्म क्या होता है दोस्तों? वो जो जिसे पहले नेगेटिव पे फोटो निकाला जाता था उस समय, उसी को ऋणात्मक, नेगेटिव का हिंदी ऋणात्मक होता है, और फिल्म का मतलब जो प्लास्टिक का होता है पन्नी सा, उसी को फिल्म बोला जाता है। दोस्तों नेगेटिव वाला जो यहाँ पर बात किया जा रहा है, जैसे पहले नेगेटिव वाला फोटो निकलता था उसका बात किया जा रहा है। यानी 1915 में जर्मनी द्वारा चित्रण कला हेतु ऋणात्मक फिल्म युक्त स्वचालित कैमरा का उपयोग किया गया। और दोस्तों आगे देखेंगे एरियल फोटोग्राफी लैटिन भाषा का शब्द है। एरियल जो फोटोग्राफी है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों आगे देखिए हवाई चित्रण में वायुयान की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों हवाई चित्रण में वायुयान की ऊंचाई 15,000 मीटर तक हो सकता है। ठीक, आगे दोस्तों समझिएगा आप GIS का उपयोग कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 1960 में शुरू हुआ। और GIS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे है ग्रिड चयन, यानी ग्रिड प्रतिचयन कितने क्षेत्रों को ग्रिडों में तोड़ सकता है। अब ग्रिड का मतलब आप लोग समझते होंगे, और नहीं समझते तो मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग फ़ोन के कैमरा में भी एक सेटिंग होता है, अगर आप ग्रिड को चालू कर देंगे तो आपके कैमरा को इस तरह से अन्य भागों में भी बांट देता है, ऐसे बांट देता है। ये ऊपर से खींच जा रहा है, ऐसे कर देता है, यानी आपके अलग अलग भागों में बांट देता है ग्रिड प्रतिचयन। तो इसका क्षेत्र कितना होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका 0.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को ग्रिड प्रतिचयन अलग अलग ग्रिड में तोड़ सकता है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे है VRT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो VRT का पूरा नाम होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, भू सूचना विज्ञान के घटक क्या हैं? तो दोस्तों भू सूचना विज्ञान के घटक निम्नलिखित हैं। जैसे कंप्यूटर विज्ञान क्या है? भू सूचना विज्ञान के घटक है। और भूगणित, मानचित्रण, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग और GPS या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? भू सूचना विज्ञान के घटक हैं। और दोस्तों आगे देखिए फुल फॉर्म ऑफ NNRMS यानी NNRMS। तो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यानी NNRMS का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का जो संस्थान है इसरो है, उसी में इसका भी मुख्यालय है। और दोस्तों आगे देखिए NRIS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों NRIS का मतलब होता है नेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और दोस्तों आगे देखिए उपज निगरानी के तरीके क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो उपज मॉनिटर के लिए हवाई चित्रण, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, रेडार और उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? फसल निगरानी के लिए किया जाता है। और दोस्तों आगे देखें कृषि विकास के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग कब और कहाँ हुआ दोस्तों? तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग का जो प्रयोग था प्रथम कृषि विकास के लिए सन 1971 ईस्वी में अमेरिका ने किया था। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, हवाई चित्रण में कैमरा वायुयान के किस हिस्से में लगा होता है दोस्तों? तो हवाई चित्रण करना है तो वायुयान के जो निचला हिस्सा होता है उसी में कैमरा लगाया जाएगा, ताकि जो जितने नीचे की तस्वीर है उसको अच्छा से कैप्चर किया जा सके। और उसको इधर उधर घुमाने वाला भी सिस्टम होता है, आजकल तो बहुत विकसित हो गया है ड्रोन व्रोन। तो जो निचला हिस्सा में कैमरा लगा होता है, आप लोग ड्रोन में भी देखे होंगे। और देखिए आगे है प्रथम श्याम और श्वेत इंफ्रारेड फिल्म कब विकसित किया गया? यानी प्रथम श्याम और श्वेत का मतलब होता है दोस्तों ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड फिल्म कब विकसित किया गया दोस्तों? तो ये 1903 से 1904 ईस्वी में किया गया था। 1903 से 1904 ईस्वी के बीच में किया गया था। और दोस्तों आगे है हवाई चित्र मापक बराबर, ये एक सूत्र है आपका, हवाई चित्र मापक बराबर क्या होता है तो हवाई चित्र की दूरी बटा धरातलीय दूरी। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, हवाई चित्र मापक बराबर होता है हवाई चित्र की दूरी बटा धरातलीय दूरी। और आगे है दोस्तों हवाई छायाचित्रों के प्रकार। तो दोस्तों हवाई छायाचित्र जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज छायाचित्र, और आगे होता है तिर्यक छायाचित्र,
उसके आगे होता है दोस्तों अभिसारी छायाचित्र, ट्रिम ट्रोगोन छायाचित्र, और उसके आगे दोस्तों होता है ऑर्थोफोटो, और उसके आगे और निचला जो सबसे लास्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, संयुग्मित छायाचित्र। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये आपका हवाई छायाचित्र के प्रकार है, यानी एरियल फोटोग्राफी जो होता है उसके प्रकार है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों आगे है नैनो टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के भी जानना बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये अपना सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास जानेंगे। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसका इतिहास 1956 में शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, रिचर्ड फेनमैन ने एक भाषण दिया था जिसका शीर्षक था देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, स्टार्ट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसका तात्पर्य यही होता है दोस्तों, जब ये भाषण दिए थे रिचर्ड फेनमैन, उसी समय से ऐसा माना जाता है कि ये उनका भविष्यवाणी था जो कि आजकल सही हो रहा है। और दोस्तों आगे है नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने 1974 में किया था। ठीक है दोस्तों, यानी नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो नोरियो तानीगुची, जो कि जापानी वैज्ञानिक हैं, और 1974 ईस्वी में किया था उन्होंने। और दोस्तों आगे देखेंगे, अमेरिकी इंजीनियर के डेक्स्टर ने 1986 ईस्वी में नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया अपने पुस्तक इंजीनियर ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में। ये उनका एक बुक का नाम था, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। उसमें इन्होंने स्वतंत्र रूप से नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों आगे है नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें जो नैनो शब्द है दोस्तों, इसको ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नैनो मतलब ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना होता है। इस उपसर्ग का उपयोग 10 के पावर -9 या 1 अरबवें हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी चीज़ का 1 अरबवें हिस्सा, मतलब 1 अरबवें हिस्सा जो है उसको दर्शाने के लिए, या फिर 10 के पावर -9 लिखा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी को दर्शाने के लिए। और दोस्तों आगे है एक नैनोमीटर 1 बिलियन मीटर है, जो एक मानव के बाल के व्यास के लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। 1 नैनोमीटर 1 बिलियन मीटर है, जो एक मानव के बाल के व्यास से लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है वो कितना विकसित तकनीक है, इतने छोटे छोटे चीज़ों में इतनी ज़्यादा सुविधा देती है। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी में दोस्तों हम लोग को और पढ़ना है, नैनो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हैं। तो आजकल नैनो फर्टिलाइजर्स भी आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, और दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।